जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आप लोगों को ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक स्टार्ट था उसमें आप लोगों को सेट 11 तक कंप्लीट करा दिया गया है। और फ्रेंड्स इसमें आप लोग को 12 नंबर का सेट आप लोग को देखने के मिलेगा। हल प्रश्न पत्र संख्या 12 और 11 तक आप लोग कंप्लीट कर दिया गया। नहीं देखें 11 तक वीडियो आप लोग तो जा करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को देखिए परीक्षा की तिथि जो था आप लोग को चेंज हो गई है। आप लोग को 7 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आप लोग को मिल गया है। देखिए कि 1 अक्टूबर और 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को 2 पालियों में एग्ज़ाम लिया जाएगा आप लोगों को। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और लक्ष्य जो है यहाँ पे कि वर्दी लेकर रहेंगे तो एकदम वर्दी लेकर के रहेंगे। और यहाँ पे जो 21,391 पोस्ट है इसमें अपना जगह बनाना है। तो फ्रेंड्स चलिए कम समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए 12 यहाँ पे 12 सेट नंबर का प्रश्न पहला। देखिए यहाँ पे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वनपाल यानी फॉरेस्टर का लिखित परीक्षा का हल प्रश्न पत्र यह है। और ये देखिए परीक्षा तिथि जो था यह 20/12/2020 एक ही पाली में ली गई थी। इसी का आप लोग सेट आज देखने को मिलेगा, इसी हल प्रश्न पत्र को। तो देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपको। देखिए यहाँ पे है ना कि आपको दर्पण में इसका आकृति देखने को बोल रहा है। यहाँ देखिए पहला कि उत्तर यहाँ पे आकृतियों में से कौन सी मुख्य आकृति का दर्पण प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखिए मुख्य आकृति दिया गया है और इस तरफ दर्पण है। तो आपको इसी का पूछ रहा है कि दर्पण में कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे दर्पण में दिखाया गया है, ये में जो दिया गया है ऑप्शन ए आपको। तो यहाँ देखिए कि किस तरह से यहाँ दर्पण तो सीधे दर्पण में उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है और इसे अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा। कैसे ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे तो आप लोग बना दीजिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 2 नंबर, तो 2 नंबर में भी इसी तरह है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए कि इसमें कौन जो गिनना है, इसमें देखिए कि कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5 इसमें घट रहा है, यानी एक कोण घट गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 यानी इसमें और घट गया एक कोण। तो उसी तरह घटते जा रहा है। तो 4 कोण घटा तो अब 3 कोण हो जाएगा। तो देखिए कि ऑप्शन इसमें यहाँ पे डी हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ था, आप लोग को देख लीजिए कि उसी तरह बताएं जो कौन इसमें सिर्फ एक घटते जा रहा है। 3 नंबर में देख लेते हैं किस विद्यालय में 55 यानी किसी विद्यालय में 55 विद्यार्थी लड़के हैं तथा ये संख्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ है और इसमें देख लीजिए पहला मेथड भी है और दूसरा मेथड भी है। तो आप लोग इसे वीडियो को स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा। 4 देख लीजिए, 4 का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, 2 है तो यहाँ पे भी आप लोग इसको भी देख लीजिए। और 5 में देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। तो अन्य से भिन्न यहाँ पे देखिए सूर्य हो जाएगा, यानी बुध मंगल और पृथ्वी ये सभी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा है। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर यहाँ देखिए कि दो संख्याओं का योग 80 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुना से 5 अधिक है तब छोटी संख्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको 15 आंसर हो जाएगा और इसका भी सॉल्यूशन यहाँ सोल्व किया हुआ मिल जाएगा आपको। तो देख लीजिए अच्छे से। यहाँ देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसमें भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ किया गया है। यहाँ पे आपको देख लीजिए क्या किया है कि यहाँ पे जोड़ा गया है, 13 और 19 को जोड़ा है और जोड़ने के बाद 8 से भाग दे दिया गया है तो 4 आया है। इसी तरह यहाँ पे आपको जोड़िएगा 15 और यहाँ पे 29 को और 11 से भाग दीजिए और यहाँ पे भी यही काम करना है। 31 और 33 को यहाँ पे जोड़ करके और यहाँ पे भाग देना है आपको। यहाँ पे जो यही खोजना है आपको कि यह संख्या क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए कि 16 आ जाएगा, आपको यहाँ सोल्व किया हुआ है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 8 नंबर देखिए कि यहाँ वर्ण श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ वर्ण श्रृंखला दिया गया, इसे आगे बढ़ते क्रम में गया है तो इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि यहाँ पे 1 स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर क्या है, इसी तरह से आप लोग यहाँ देख लीजिए सोल्व जो भी सोल्व किया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए कि सही यहाँ विकल्प चुनिए। हवा तो वायुमंडल है, तो पानी क्या हो जाएगा, तो पानी तो महासागर हो जाएगा। ये सभी आप लोग को रीजनिंग है और इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ 10 देख लीजिए और 10 का आंसर यहाँ देखिए 10 का आंसर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे क्या किया गया कि सभी में +4 कर दिया गया है। आप भी उसको जब सोल्व कीजिएगा तो यही हिसाब से कीजिए जो जिस आधार पर यहाँ किया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ 11 का आंसर आपको डी हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। यहाँ पे भी आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि सोल्व किया हुआ है। और 12 को देख लीजिए तो 12 का आंसर आपको हो जाएगा
12 देख लीजिए यहाँ पे, तो 12 का आंसर आपको यहाँ देख लीजिए बी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और इसका भी यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। और देख लीजिए यहाँ पे एक प्रकाश का विक्षेपण किया गया है, जिसमें 7 यहाँ पे 7 रंग निकल रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं लाल रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। और बैंगनी रंग का तरंगधर्य न्यूनतम होता है, इसीलिए इसका वर्ण विक्षेपण सर्वाधिक होता है। और रंगों की विभिन्न पट्टियों को जब पर्दे पर उतारा जाता है तो उसमें वर्णपटल कहा जाता है, उसे वर्णपटल कहा जाता है। और लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है, और पीला, मैजेंटा एवं पीकॉक नीला को द्वितीयक रंग कहा जाता है। और जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। तो यहाँ जैसे में देख लीजिए, लाल और पीकॉक और नीला जब मिलेगा तो सफ़ेद हो जाएगा, और हरा और मैजेंटा मिलेगा तो सफ़ेद, और नीला और पीला मिलेगा तो भी सफ़ेद हो जाएगा। फिर लाल और हरा और नीला मिलेगा तो सफ़ेद हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो यहाँ आपको गुप्त ऊष्मा पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सही हो जाएगा कि ठोस द्रव अवस्था यानी परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, इसका डायग्राम दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम या जूल प्रति किलो होता है, और गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल किलोग्राम होता है। आगे यहाँ देख लेते हैं 14 को देख के विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो इसका हो जाएगा आपको वाट हो जाएगा। विद्युत शक्ति को वाट होता है। और यहाँ पे और दिया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे देखिए विद्युत धारिता की एसआई इकाई फैराडे है, और विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर है, और कार्य तथा जूल का एसआई मात्रक जूल होता है। और देखिए यहाँ पे कार्य तथा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कंडेला। और सीजीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को देखिए सेंटीमीटर लंबाई, और ग्राम जो हो गया द्रव्यमान, और सेकंड हो गया समय। और यहाँ देख लीजिए एफपीएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक को देखिए यहाँ लंबाई को फुट कहा जाता है, और पाउंड जो है आपको द्रव्यमान को कहा जाता है, और सेकंड समय को कहा जाता है एफपीएस प्रणाली में। और एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक को मीटर, किलोग्राम और सेकंड कहा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए यह 15 का, तो 15 का आंसर आप लोग इसे देख लीजिए। आप लोग अपने से अच्छे से देखिएगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए आप लोग अपनी नज़रों से इसे अच्छे से देख लीजिए। यहाँ इसका सोल्व जो किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 16 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम है? तो यहाँ देखिए न्यूनतम हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गामा किरण को हो जाएगा। गामा किरण की खोज पॉल विलियार्ड ने किया था, और इसका तरंगदैर्घ्य लगभग 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -14 मीटर तक होता है। और उच्च आवृत्ति का यह विकिरण नाभिकीय अभिक्रियाओं में उत्पन्न होते हैं। और चिकित्सा में कैंसर, यहाँ पे देख लीजिए कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में भी उपयोग किया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बांध में संग्रहित जल संयुक्त है, तो यह हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा इसमें बांध में। और यहाँ देख लेते हैं किस वस्तु की स्थिति के कारण उसमें संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, और घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, ये सब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए स्थितिज ऊर्जा का दिया हुआ है सूत्र। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 18 का है कि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तब वह होगा, तो क्या होगा? यहाँ पे देखिए स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापा जाएगा, स्रोत से ज़्यादा आवृत्ति मापता है। चलिए आगे यहाँ पे इसी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है तो श्रोता का तरंग की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, और इसी बदलती हुई आवृत्ति की घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब अपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता
के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब अपेक्षित गति के स्रोत के बीच दूरी बढ़ रही होती है तब आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। 19 नंबर देख लेते हैं। 19 में हो जाएगा आपको कि प्रकाश की विवर्तन परिघटना दर्शाती है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा प्रकाश की अनुप्रस्थ यहाँ पे प्रकृति हो जाएगा। और देखिए यह प्रकाश की पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय उसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है और इस प्रभाव को विवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेस्ला हो जाता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तथा इसमें यहाँ देखिए कि यहाँ बी से सूचित किया जाता है और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक जो है कि आपको वेबर मीटर स्क्वायर होता है और यहाँ पे देख लीजिए इसे टेस्ला से निरूपित किया जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र को सीजीएस मात्रक गॉस होता है और 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है और 1 मैक्सवेल बराबर 10 के पावर -8 वेबर होता है। 21 नंबर देख लेते हैं कि कौन सा बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है, तो आपको हो जाएगा बेकेलाइट हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि महत्वपूर्ण पॉलीमर बहुलक जो है तो पॉलीमर और यहाँ पे देखिए मोनोमर हो जाएगा। देखिए पॉलीथीन हो जाएगा और यह एथिलीन हो जाएगा और यहाँ पे दिया गया है, इसका सूत्र दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए पॉली एसेट्रीन हो जाएगा और यहाँ आपको मोनोमर में हो जाएगा अस्टायरीन हो जाएगा। पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा, यहाँ प्रोपाइलिन हो जाएगा और यहाँ पे टेफ्लॉन को यहाँ पे टेट्राफ्लोरो एसीथिलीन हो जाएगा और यहाँ पॉलीविनाइक क्लोराइड को यहाँ पे विनाइल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पे ये देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पे देख लेते हैं 22 नंबर में। 22 नंबर देखिए कि CH3CONH2 उदाहरण है एक, तो ये किसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, एमाइड का हो जाएगा। यहाँ एमाइड का सामान्य नाम एल्केनेमाइड्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 23 नंबर देख लीजिए कि उस समीकरण को छांटिए जो बॉयल के नियम और चार्ल्स के नियम के बीच संबंध को स्पष्ट तथा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, और बॉयल का नियम नियत ताप पर किसी गैस का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है और यहाँ पे दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। 24 नंबर देख लीजिए कि उस यौगिक का चयन करें जिसमें यानी अचक्रिय हाइड्रोजन हो। देखिए इसमें अचक्रिय हाइड्रोजन है तो किस में हो जाएगा, तो मीथेन में हो जाएगा आपको। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में अचक्रिय हाइड्रोजन पाए जाते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से केवल एकल बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। आगे यहाँ पे 25 नंबर देख लेते हैं कि सूखी बर्फ है, तो सूखी बर्फ आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है और यहाँ देख लीजिए कि इसका उपयोग शीतलक एजेंट के रूप में होता है और शुष्क बर्फ यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है और कैल्शियम कार्बोनेट को यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर यानी CO2 गैस मुक्त होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ 26 को देख लीजिए, यहाँ पे KS3 और O9 देखिए यहाँ कि सल्फर ट्राईऑक्साइड त्रिक अणु में एशेष बंध की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ 27 को देख लीजिए कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति पराश होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि दृश्य प्रकाश का आवृत्ति पराश जो है 400 nm से 700 nm तक होती है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि विद्युत दृश्य प्रकाश तरंग देखना है यहाँ पे कि यह वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सर्वाधिक सुपरिचित रूप है और यह उस स्पेक्ट्रम का भाग है जिसके लिए मानवीय नेत्र संवेदनशील होते हैं। और यहाँ देखिए विभिन्न वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अभिलक्षण
प्रकाश है और इधर तरंगधर का परास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए रेडियो तरंग है और यहाँ पे देखिए इसका परास दिया हुआ है। सूक्ष्म तरंग का यहाँ परास दिखा है और यहाँ पे अवरक्त का है और यहाँ पे दृश्य का है और यहाँ पे परावैगनी का है। इसे आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है यहाँ पे कि वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। और यहाँ पे देख लीजिए यह संरचना दी गई है, उसे समझ लीजिए आप लोग। 29 को देख लेंगे कि एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा योगात्मक का हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादक का निर्माण करते हैं। तो देखिए हम उदाहरण दिया है यहाँ पे अभिक्रिया करके, यहाँ पे एथिल क्लोराइड बन रहा है, एथिलीन से एथिल क्लोराइड बन रहा है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग इसे देख लीजिए वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके। चलिए यहाँ पे 30 को देख लीजिए और 30 को यहाँ देखिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इसका आप लोग व्याख्या किया गया है, तो इसे थोड़ा सा स्लो मोशन में करके आप लोग चाहे वीडियो को स्टॉप करके थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे 31 को देख लेंगे कि गैस अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा सीधे अनुपातिक होता है। तो अनुपातिक होता है तो यहाँ पे आपको टी हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 32 को देख लेते हैं कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध यहाँ पूछ रहा है तो हीराकुंड आपको सबसे लंबा हो जाएगा। देखिए हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर स्थित है और उत्तराखंड में स्थित टिहरी बांध भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और पंजाब में स्थित भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर स्थित है और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और इस पर निर्मित बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और इस बांध के पीछे निर्मित झील जो है गोविंद सागर झील होगा, जो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ देखिए नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। और दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और इसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियाँ बराक, कोनार, बोकारो पर बांध बनाया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी यहाँ पे देखिए टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है और भारत की प्रमुख यहाँ बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देख लीजिए कि बांध और परियोजना है, नदी है और लाभान्वित राज्य है। तो यहाँ देख लेते हैं सबरीगिरी परियोजना जो है यहाँ पे पक्की लंबा यहाँ पे नदी हो जाएगा, केरल में हो जाएगा। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल में है। और वान सागर परियोजना सोन नदी पर और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। और यहाँ देखिए नफता यहाँ पे नथफा झांकरी परियोजना जो है आपको सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। अलमाती बांध परियोजना कृष्ण नदी पर होगी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में लाभान्वित करती है। और यहाँ निम्बो वाजगो परियोजना सिंधु नदी पर है और लेह लद्दाख में है। बगलिहार परियोजना जो चिनाव में है और यह जम्मू कश्मीर में है। 33 नंबर संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है। तो ये आपको हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए सामूहिक उत्तरदायित्व के तात्पर्य है कि कैबिनेट के फैसले सभी कैबिनेट मंत्रियों और अन्य मंत्रियों द्वारा लागू होते हैं, भले ही एक कैबिनेट बैठने में उसके बीच मतभेद हो। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि वह कैबिनेट के फैसलों के साथ खड़े रहें और संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह उनका समर्थन करें। यहाँ पर देख लीजिए कि अनुच्छेद 75 के 2 के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। और यहाँ संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यहाँ पर देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व के कारण मंत्रिपरिषद अपने किसी भी निर्णय के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। और अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और भारतीय संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। और गणतंत्रीय प्रणाली भारत में फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है। और यहाँ देखिए छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन में अस्तित्व में है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। आगे देखिए 34 का है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ दिल्ली हो जाएगा दूसरा में। और प्रथम स्थान पर कौन हो जाएगा, प्रथम स्थान पर आपको यूपी हो जाएगा। आगे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं
35 को देख लीजिए कि मई 2020 में भारत के किस शहर में जहरीली गैस के रिसाव का सामना किया है, तो कहाँ किया गया है? देखिए ऑप्शन डी था यहाँ पे कि विशाखापत्तनम हो जाएगा, और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के रिसाव का मामला सामना किया है। और इस दुर्घटना में स्टाइरिन गैस यानी C8H8 का रिसाव हुआ था। और यहाँ पे भारत में मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई, जिसमें भोपाल गैस कांड के नाम से जाना जाता है। और यह है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखानों में एक जहरीली गैस से मिथाइल आइसोसाइनाइट C2H3NO मिक का रिसाव हुआ था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार में चला गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को संबंधित अनुच्छेद जो है 1901 से 6 एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकारों से हटा दिया गया, और इसे संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में है। और मौलिक कर्तव्य में भारतीय संविधान को मैग्ना कार्टा कहा गया है। मौलिक अधिकार के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। आगे यहाँ पे 37 नंबर देख लीजिए कि वर्ष 2020 में रोजर पेनरोज ने किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? तो आपको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है रोजर पेनरोज को। और आगे यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा कि नोबेल पुरस्कार जो है की स्थापना यहाँ पे स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है: भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। और अब तक 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कुल 5 व्यक्ति हुए हैं। मैडम क्यूरी, देखिए मैडम क्यूरी को देखिए कब, यहाँ पे 1903 ईस्वी में रेडियो सक्रियता यानी भौतिक की खोज के लिए, और 1911 में ईस्वी इनको मिला था शुद्ध रेडियम यानी रसायन के निष्कर्षण के लिए। फिर देखिए आपको दूसरा नंबर में हो जाएगा लिनस पॉलिंग होगा, जो USA के हैं। इनको 1954 ईस्वी में यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और 1962 ईस्वी में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविटीज्म शांति के लिए। और देखिए जॉन बार्डिन था, USA के थे, और इनको 1956 में ट्रांजिस्टर यानी भौतिक के आविष्कारक के लिए दिया गया था। और 72 में इनको अतिचालकता के सिद्धांत यानी भौतिक के क्षेत्र में ही दिया गया था। फिर इनको देखिए फ्रेडरिक सेंगर जो इंग्लैंड के हैं, इनको 1958 ईस्वी में इंसुलिन अणु की संरचना यानी रसायन के खोज के लिए, और 1980 ईस्वी में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सिंगवेंग रसायन के लिए दिया गया था। और आगे यहाँ पे 5 नंबर पर देख लीजिए कि केवेरी शार्पलेस USA के हैं। 2001 ईस्वी में यहाँ पे चिरली उत्प्रेरक ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाओं पर उनके काम के लिए रसायन के क्षेत्र में। और 2022 में यहाँ पे देखिए क्लिक केमिकल और बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास में लिए रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। 38 नंबर देख लेते हैं कि अटल पेंशन योजना की भलाई के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो किसके भलाई के लिए? तो असंगठित क्षेत्र के कामगारों के भलाई के लिए था। और यह 1 जून 2015 को की गई थी इसकी आरंभ यानी शुरुआत। यहाँ पे और सब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है 1 जुलाई 2015 में, प्रधानमंत्री वंदना योजना 21 जुलाई 2017 में, दीनदयाल स्पर्श योजना यहाँ पे देखिए कि 3 नवंबर 17 में, और वन धन योजना जो है आपको 14 अप्रैल 18 में, और PM किसान सम्मान निधि जो है 24 फरवरी 19 में, और प्रधानमंत्री मान धन योजना जो था आपको 12 सितंबर 2019 में, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपको 24 नवंबर 2020 में, और अमृत भारत स्टेशन योजना यहाँ पे रेलवे मंत्रालय द्वारा 7 दिसंबर 2022 को यह शुरुआत की गई थी। और यहाँ देख लेते हैं आगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति यानी नेशनल रिवोल्ट घोषित किया था? तो यह आपको
ऑप्शन ए हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली थे। और देख लेते हैं इसके बारे में विशेष। देखिए 1857 की क्रांति गवर्नर थे आपको लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टम यहाँ वहाँ पे इंग्लैंड में सरकार थी लॉर्ड पामस्टम की। और 57 देखिए 1857 की क्रांति का प्रतीक कमल एवं चपाती था। 1857 की क्रांति की यहाँ पे आधारित क्रांति की आधिकारिक की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से में हुई थी, और बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। और 1857 पुस्तक की रचना एस.एन. सेन सरकारी इतिहासकार के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पे 1857 के विद्रोह के बारे में इतिहासकारों के मत क्या क्या था। तो यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सिपाही विद्रोह। बेंजामिन डिजरायली के द्वारा कहा गया था यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था, टी.आर. होम्स कहे थे। और यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था, तो यह जॉन लॉरेंस कहे थे। और यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू व मुसलमानों का षड्यंत्र था, यह जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। और यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्मयुद्ध था, यह कहा था किसने, L.E.R. रीज के द्वारा। और देखिए भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध था, यह बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था। और न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह R.C. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। 40 में देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि डी हो जाएगा पेनिसिल पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्ति समाज से है। और पेनिसिलिन पोर्टल को गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान था। और नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 ईस्वी में किया था। और प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 41 नंबर में कि जोगिंदर सिंह युद्ध स्मारक का उद्घाटन भारत के किस राज्य में अक्टूबर 2020 के दरमियान किया गया है। तो यह आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे कि जोगिंदर सिंह 1962 में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे। और परमवीर चक्र अब तक 21 व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है। और आगे देख लेते हैं कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के तट की ओर स्थित है। तो यहाँ पे हो जाएगा पश्चिमी तट की ओर स्थित है। और यहाँ कैलिफोर्निया के बारे में देख लीजिए, कैलिफोर्निया को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और उसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। और कैलिफोर्निया अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो है। और कैलिफोर्निया का लॉस एंजल्स नगर फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यहीं पर हॉलीवुड स्थित है। और यहाँ देखिए कैलिफोर्निया का तट प्रशांत महासागर से लगता है। कैलिफोर्निया की जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और आगे 40 का हो जाए कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया कहाँ दिया गया था। तो ये आपको सारनाथ में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और उर्वेला वर्तमान बोध गया के बुद्ध सारनाथ यानी ऋषि पत्तनम द्वारा या मृगदाव आए, और यहाँ पर 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और महात्मा बुद्ध के पिता यहाँ पे सुधोधन शाक्य कुल के प्रधान थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया कोलिय गणराज के थे। और यहाँ देखिए बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देख लेते हैं। देखिए बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल राज की श्रावस्ती में दिए थे। राजधानी कौशल राज की श्रावस्ती थी वहाँ पे। और देखिए बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी, और यह घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। और 44 को देख लीजिए, उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो आपको हो जाएगा 137 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 को देखिए कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 142 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो आपको देखिए भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को संघर्ष
के निर्णय की स्वीकृति दी और 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कमेटी की ग्वालियर टैंक मुंबई यहाँ पे बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया और 9 अगस्त 1942 ईस्वी को आंदोलन को शुरू हो गया। और इसी दिन अंग्रेज़ों ने ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत भारत के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिए थे, याद रखिएगा। और यहाँ देखिए कि यह नेतृत्व विहीन आंदोलन था, कोई इसको नेतृत्व करने वाला नहीं था क्योंकि सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था जो भी बड़े नेता थे। और गांधी जी ने सहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को आरंभ किया था। यहाँ पे देख लेते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए 1930 में 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 में शुरुआत किया गया और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की 11 मांगी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तब खिलाफत आंदोलन देखिए 1919 से 2000 यहाँ पे देखिए 1919 से 1922 तक थी। और देखिए 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में यहाँ पे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया था। और सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन को स्वीकार किया गया और अबुल कलाम आज़ाद ने इस आंदोलन के प्रचार में अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से सहयोग दिया था। और आगे देखिए 46 नंबर देख लेते हैं कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ पे हो जाएगा मैथिली को। आप लोग को देखिए कि मिला है मैथिली को। देखिए यहाँ पे कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है और मैथिली, बोडो, डोंगरी एवं संथाली को 1952 यहाँ देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 द्वारा सिंधी भाषा को और 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 71वीं संविधान संशोधन अधिनियम में जो हुआ था 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि संविधान के अधीन किसी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं अपनाया गया है और इसके अधीन हिंदी को केवल राज्य भाषा के रूप में रखा गया है। और भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 243, 251 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है और विधापति को मैथिली कोकिल भी कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि चार्ट दिया गया है और इस चार्ट के अनुसार आप लोगों को इसमें आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 47 को देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया कि किसी उत्पाद की कीमत में पिछले समय के दौरान बढ़ने की अधिक प्रतिशतता देखने में आई है। तो यहाँ पे वो चार्ट को देखिएगा तो समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्लाईवुड हो जाएगा, जो किया हुआ है यह आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 48 हो जाएगा। 48 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पे 2014 हो जाएगा। वही चार्ट पाई को देखिएगा तब समझ में आएगा इसको, और उसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ देखिए 49 का हो जाएगा, तो 49 का यहाँ पे सोल्व किया हुआ है और इसका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग को स्लो करके वीडियो को रोक करके देखिएगा आप लोग। 50 को कि किस वर्ष में सभी तीनों उत्पादकों के मूल्य में वृद्धि हुई थी, तो उत्पादों के मूल्य में वृद्धि हुआ था। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए कि 2012 हो जाएगा इसका आंसर, लेकिन यही ग्राफ जो दिया गया था वही उसी को अनुसार देखिएगा तो होगा। और यहाँ पे देख लेते हैं 51 का, तो यहाँ पे 51 का है कि गति के तीसरे नियम के आधार पर बल एवं प्रतिबल के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कि विपरीत दिशाओं के अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए 52 को देख लीजिए। 52 का निम्नलिखित में से किस धातु ऑक्साइड बनने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा होगा, तो किसका होगा? तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, कैल्शियम का हो जाएगा। और यहाँ इसके बारे में दिया गया है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं आगे। देखिए 53 नंबर है कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है। ऊर्जा का जूल होता है कार्य और ऊर्जा का जूल होता है। देखिए कार्य का ऐसे मात्रक भी जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक जो है कि यहाँ अर्ग होता है, और एक जूल में 10 के पावर 7 अर्ग होता है।
और यहाँ वाट का देख लीजिए कि वाट शक्ति का SI मात्रक है और न्यूटन बल का है, और बल का CGS मात्रक डाइन हो जाएगा। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होता है। और यहाँ पे देख लीजिए 54 को कि यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा, संकुचित हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपको संकुचित हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ है एक समान त्वरण दर्शाता है। तो इसमें आपको हो जाएगा ये जो है ना, आपको यह समान त्वरण दर्शा रहा है, और इसके बारे में यहाँ से देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 56 नंबर प्रश्न है कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिसमें CC बंध होता है कहलाता है। तो ये आपको कहलाएगा एल्कीन हो जाएगा आपको। और यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में दिया गया थोड़ा सा। तो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पैराफिक जिसके इसे एल्केन कहते हैं, और एकल बंध हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। सामान्य सूत्र आपको देखिए यहाँ पे CnH2n+2 हो जाएगा, और प्राथमिक यौगिक जो हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है। तो कठोर क्यों होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि पानी से मिलकर होता है, पानी से जब मिलता है तभी कठोर होता है। और इसका सूत्र देख लीजिए क्या होता है। तो इसका सूत्र आपको देखिए कि यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का कि CaSO4 into ½ H2O हो जाएगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यह कहलाता है, यही सूत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि 58 नंबर है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो यहाँ B हो जाएगा ऑप्शन। ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए एंट्रोपी एक इकाई है, तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन D हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा कि किसी तंत्र की यादृच्छिकता के माप को एंट्रोपी कहते हैं, और एंट्रोपी एक मात्रात्मक गुण है। अतः इसकी इकाई में पदार्थ की मात्रा को भी सम्मिलित किया जाता है। जब दो गैसों को मिश्रण किया जाता है तो इसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 60 को देखिए कि CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था होगा, तो आपको देखिए -1 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। 61 को देख लेते हैं कि जिन अभियांत्रिकी में जिन का क्या किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन C हो जाएगा कि मैनिपुलेशन किया जाता है, मैनिपुलेशन किया जाता है। जिन अभियांत्रिकी का तात्पर्य ऐसे तकनीकी से है जिसमें जिन के संरचना में कृत्रिम रूप से बदलाव करके जीवों के लक्षण निर्धारित किए जाते हैं, और जिन अभियांत्रिकी के अंतर्गत प्रमुख विधि DNA रेकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, और जिन यहाँ पे अभियांत्रिकी की खोज पॉल वर्ग ने की थी। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 62 को देख लेते हैं कि कोशिकांग में DNA होता है। तो कोशिकांग में DNA कहाँ होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए केंद्रक में होता है, केंद्रक में होता है। केंद्रक कोशिकांग में DNA पाया जाता है, और DNA कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और हरित लवक में पाया जाता है, और इसकी खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर ने किया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। DNA डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एक अणु है जो एक बहुलक है। और देखिए 63 को देख लेते हैं कि जिभ कृमि और एक कारण वर्म किसका साधारण भाषा में नाम है। तो ऑप्शन आपको D हो जाएगा कि यहाँ पे बैलोनोग्लोसोस को कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 64 नंबर है कि चिरोपैट्रोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको हो जाएगा देखिए चमगादड़ के द्वारा किया जाता है, यहाँ पे चमगादड़ के द्वारा। और देखिए परागकोश से मिलकर परागण का फूल के मादा भागों के वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया को परागण कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 65 को देखिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो किसके द्वारा हो जाएगा, तो यहाँ से चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन के उद्विकास के
संदर्भ में जो सिद्धांत दिए गए हैं वह है कि जीवों के प्रजनन के अपार क्षमता होती है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जीवों के बीच अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है और संघर्ष के दौरान जीन के लिए समर्थन की उत्तरजीविता आवश्यक होती है और प्राकृतिक वसन देखिए प्राकृतिक चयन डार्विन की उद्विकास का जनक कहा जाता है। और यहाँ डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक लिखे थे और डार्विन का पक्षी फिंच को तथा डार्विन का टापू प्रशांत महासागर में स्थित यहाँ पे गैलापागोस टापू को कहा गया है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के अध्ययन द्वारा आनुवंशिकी नियम की प्रतिपादन किया और ब्रिटिश अर्थशास्त्री माल्थस ने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जनसंख्या वृद्धि के और इसके प्रभाव की व्याख्या किया है। और 66 में देख लीजिए कि प्रत्येक के वृक्क में कौन से अनेक के निषेधन एकक उपस्थित होते हैं, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे वृक्काणु हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस कोशिकांग को कोशिका की यहाँ पे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ लाइसोसोम हो जाएगा और इसकी खोज डी डुबे ने की थी और यह गोलाकार संरचना है और इसके अंदर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम से भरे होते हैं। और यहाँ देख लेते हैं कि एंजाइम कोशिका में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ का पाचन कर देता है और जब लाइसोसोम फट जाता है तो संपूर्ण कोशिका का पाचन हो जाता है। आँखों से निकलने वाले आंसू में भी हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम पाया जाता है जो आँखों में आने वाले धूलकण रोगाणु आदि को पचा देता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि वह कार्बोहाइड्रेट जिन में बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो बढ़ते हुए क्रम में कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए कि एरिथ्रोज हो जाएगा और जाइलोज हो जाएगा और मैनोज हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर देख लेते हैं, जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे देखिए कि राइबोसोम कहलाते हैं, राइबोजाइम कहलाते हैं। और देखिए यहाँ पे डीऑक्सी राइबोजाइम को डीएनए एंजाइम भी कहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 70 को देखिए कि एक मानव युग्मज होता है और यह देख लीजिए कि ऑप्शन ए हो जाएगा, द्विगुणित होता है। यहाँ देख लीजिए कि लैंगिक जनन के दौरान दो जनन कोशिकाएं संयुक्त होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं और यहाँ पे युग्मनज का निर्माण निषेचन के बाद होता है जो वृद्धि करके भ्रूण बनता है और द्विगुणित युग्मनज से संपूर्ण और सुविकसित भ्रूण के परिवर्धन होने की क्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भ्रूण एक झिल्ली के द्वारा माता के गर्भाशय से जुड़ जाता है और इसी झिल्ली को प्लेसेंटा कहा जाता है, प्लेसेंटा। यहाँ पे 71 को दिले कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस में होता है, तो आपको हो जाएगा, आपको मस्तिष्क में हो जाएगा, ऑप्शन ए सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 72 नंबर देख लेते हैं कि पतियों के रंध्र द्वारा जल क्षति कहलाती है, तो क्या कहलाता है, यह आपको हो जाएगा, डी हो जाएगा, वातपोत्सर्जन कहलाता है। और यहाँ पे आप लोग इसका डिटेल्स देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि प्रकाश के लिए पर्णहरित की उपस्थिति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में लाल रंग सर्वाधिक प्रभावकारी है और कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों द्वारा उत्पादित होता है और सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण हरे पादपों द्वारा होता है। परावैगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक
कैरोटीनाइड है और प्रकाश संश्लेषण दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में होती है, और जबकि श्वसन सतत रूप से चलने वाले प्रक्रिया है और जिसमें पादप O2 ग्रहण करता है और तथा CO2 मुक्त करता है। श्वसन के लिए पत्ती की सतह पर उपस्थित स्टोमेटा के द्वारा ऑक्सीजन विसरित होकर पत्ती की कोशिकाओं तक पहुंचती है। चलिए आगे यहाँ पर 73 को देख लीजिए। 73 का आंसर आपको हो जाएगा बी हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड व प्रोपेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है यहाँ प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए। जब पृथ्वी अपने अवशोषित कण अवशोषित कर लेती है, जब पृथ्वी इसे अवशोषित कर लेती है तो ऊर्जा का मान कम तथा तरंगदैर्घ्य का मान अधिक हो जाती है और वायुमंडल पृथ्वी द्वारा अवशोषित प्रकाश से ऊर्जा को अपने से होकर गुजरने नहीं देती है और यह एवं पुनः परावर्तित करके पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है और यह घटना ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाती है। 74 को देख लेते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी। तो इसका हो जाएगा, देखिए जॉन साल्क हो जाएंगे। और देखिए पोलियो के टीका की खोज अल्बर्ट साबिन ने किया था और चेचक के टीके की खोज यहाँ पे देखिए एडवर्ड जेनर के द्वारा, और टीकाकरण जनक एडवर्ड जेनर को ही कहा जाता है। लुई पास्चर ने पाश्चुरीकरण एवं हाइड्रोफोबिया के चिकित्सक की खोज की थी और रोगों के उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग सर्वप्रथम हिप्पोक्रेटस ने किया था। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 75 को देख लीजिए कि सही क्रम चुनना है इसमें। तो इसमें देखिए कि कोशिकाएं हो जाएगा, उत्तक और अंग प्रणाली हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए 76 को देख लेते हैं कि उत्तक संवर्धन में को विट्रो में उगाकर विषाणु मुक्त पादप तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विभाज्योतक हो जाएगा, विभाज्योतक। यहाँ 77 को देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक नहीं होता है। तो इसमें देखिए कवक जो है सहायक। 77 को देख लेते हैं कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, एधा हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है इसका कुछ डिटेल्स है कि अधिकांश यहाँ देखिए द्विज पत्रियों में एंधा एक कॉर्क यहाँ कैम्बियम की क्रियाशीलता के कारण स्तंभ तना एवं जड़ों की मोटाई में वृद्धि करती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 79 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडारण माना जाता है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्लाइकोजोन हो जाएगा, ग्लाइकोजोन हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 80 का कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर कार्य कर अनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए हैं। तो किस पर कार्य किया था। तो आपको मटर पर किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देख लेते हैं 81 का है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए मीटिंग। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, एजेंडा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 82 नंबर है, 82 नंबर की द टैक्सी ऑन द वे टू द एयरपोर्ट एंड आई थॉट आई यहाँ पे नियरली मिसेड माई फ्लाइट। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि ब्रोकन डाउन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ब्रोकन डाउन चला जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे देख लीजिए 83 को देख लीजिए कि इंसर्ट ए डिटरमाइनर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो। तो देखिए जब इसका पढ़िएगा तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, आपको ये लिटिल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 84 का, तो 84 का आंसर आप लोग को बताते हैं। यहाँ इसको आप लोग पढ़ लीजिए, पढ़ करके यहाँ पे जो अंडरलाइन किया गया है इसके बारे में पूछा जा रहा है, करेक्ट वर्ड इसमें। तो देखिए आगे आंसर बताते हैं।
चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि जो डी आंसर यहाँ बताया गया था आपको डी इसमें है। यहाँ पे देखिए इलिटरेट हो जाएगा, अनपढ़ हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा थोड़ा पढ़ करके। चलिए यहाँ देख लीजिए 85 को देख लीजिए, 85 का आप लोग जब पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 86 का, तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आंसर आपको डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ करके इसको लगा लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए कि पैसेज दिया गया है और इसको जब पढ़िएगा तो इसका आंसर यहाँ पे पैसेज में दिया गया है। यहाँ देखिए 87 के आंसर, जब इसको पैसेज पूरा पढ़िएगा तो इसका आंसर यहाँ देखिए सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिएगा। 88 को देख लीजिए, तो 88 का आंसर आपको ये हो जाएगा। और 89 को देख लीजिए, तो 89 का आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा, 89 का आंसर डी हो जाएगा। और 90 को देख लीजिए, 90 का आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा। और आगे यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा। और 91 को देख लेते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पूछा जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन आपको डी हो जाएगा शुद्ध। वह सायकाल घूमने जाता है, यह आपको शुद्ध हो जाएगा। और 92 को देख लेते हैं कि इसमें भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो भद्र का क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए भला हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए 93 को तो निम्नलिखित में से चीर का यहाँ पे विलोम शब्द पूछा जाता है, तो चीर का क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए नवीन हो जाएगा। और आगे देख लीजिए यहाँ पे 94 का निम्नलिखित में से निश्चित परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा, तो यहाँ आपको देखिए 2 किलो घी आपको निश्चित हो जाएगा परिणामवाचक। और यहाँ पे देख लेते हैं सोना धतूरा गेहूँ, यहाँ पे पलाश अनेकार्थक शब्द के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे आपको देखिए कनक हो जाएगा, सोना धतूरा कनक। एक इसका मतलब एक इसको लोकोक्ति भी था कि कनक कनकते 100 गुनी मदकताए और जे खाए बौराए नर जे पाए जो बौराए, इस तरह से था। और यहाँ देख लीजिए, आगे देख लीजिए 96 का देख लीजिए, 96 का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह पंडित का पर्यायवाची है, तो पंडित का हो जाएगा आपको यहाँ सी हो जाएगा, गोविंद मनीषी प्राज्ञ और विचरण भी हो जाएगा, विचक्षण हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है दिशा निर्देश और एक गद्यांश दिया गया है। जब इसको पढ़िएगा तो इसी के बारे में यहाँ आंसर आपको इसमें मिलेगा। तो इसको जब पढ़ने के बाद इसका आंसर देखिए, इसका बी हो जाएगा, समाज का अधिकार हो जाएगा। जीवन मूल्यों के बारे में क्या सच नहीं है, तो समाज का अधिकार, जब इसको पढ़िएगा तो उसी में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 98 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा कि यहाँ पे कि समाज में अमानवीय प्रवृत्तियों का बोलबाला कब हो जाता है, तो देखिए जब हम कर्तव्यों की अपेक्षा अधिक अधिकारों पर बल देने लगते हैं तब इस तरह का होता है। आगे यहाँ पे 99 का हो जाएगा कि अनास्था शब्द का विलोमार्थी शब्द होगा, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, अनास्था का आस्था हो जाएगा। और यहाँ पे 100 को देख लीजिए कि मनुष्य का अस्तित्व कब खतरे में पड़ सकता है, तो कब पड़ सकता है, तो देखिए समाज का अस्तित्व समाप्त होने पर, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा।